बसीरत ऑनलाइन के ख़ास प्रोग्राम देश और दुनिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपकी मेज़बान एहसास नायाब। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आगे बढ़ने से पहले एक नज़र आज की अहम सुर्खियों पर। महाराष्ट्र लॉकडाउन की वजह से 3 माह बाद दोबारा खुले सैलून। बिहार में सियासी बयानबाजी। आरजेडी के तर्जुमान ने कहा, एनडीए के घर को चिराग से ही आग लगनी है। मुल्क की सलामती और हिफाजत की बात कब होगी? राहुल गांधी। दिल्ली फिरकावाराना तशद्दुद में 13 मजहबी मकामात को निशाना बनाया गया। पुलिस। हुकूमत के साथ ताउन जारी रखें ताकि लॉकडाउन दोबारा ना हो। उद्धव ठाकरे। कोरोना के बढ़ते मामला तशवीशनाक। हैदराबाद में एक और लॉकडाउन। कौमी सलामती का मसला मोदी हुकूमत के लिए अहम नहीं है। कांग्रेस। लद्दाख में हिंद चीन कशीदगी पर फारूक अब्दुल्ला ने कहा, जंग किसी मसले का हल नहीं है, बातचीत के जरिए मामला सुलझाया जाए। आफात और चैलेंजेस पर हमने हमेशा फतेह हासिल की है, मुल्क इसी साल नई बुलंदियों को छुएगा। नरेंद्र मोदी। गजा में अल-हक के खिलाफ ज़बरदस्त मुजाहिरे। वफाकी बजट पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस से निपटने में नाकाम है। अपोजिशन। सऊदी अरब में नए ज़वाबित के साथ तालीमी तसलसल बरकरार रखने का अज़म। अमेरिका में सिया फार्म अफराद के हुकूक़ के लिए मुजाहिरे में फायरिंग, एक शख्स हलाक। मअमर अमरीकियों की बड़ी तादाद जो बाइडन के हक़ में है। राय आमा का नया जायज़ा। अमेरिका जर्मनी से अपने कितने फ़ौजी निकालेगा? वज़ीर दिफा सदर ट्रंप को पेश करेंगे अपनी तजवीज़। नाज़रीन, अब खबरें तफसील से। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले देश में पेश आने वाले अहम वाक़यात पर एक नज़र। कोरोना वायरस लॉकडाउन की वजह से महाराष्ट्र में बंद सैलून 3 माह के बाद आज एक बार फिर खुल गए हैं। महाराष्ट्र हुकूमत ने सैलून को दोबारा खोलने का नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसके बाद रियासत में सैलून खोले गए। सैलून मालिक शाहिद हुसैन ने बताया कि हम दुकान में दाखिल होने से पहले ग्राहक के जिस्मानी दर्जे हरारत की जाँच करेंगे और उन्हें एक हैंड सैनिटाइज़र देंगे। हम हर ग्राहक के लिए नए तौलिए और सेट का भी इस्तेमाल करेंगे। वहीं हेयर स्टाइलिस्ट मास्क और ग्लव्स जैसे पीपीई किट पहनेंगे। हुसैन ने कहा कि यूज़ एंड थ्रो प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया जाएगा। हम किसी भी ग्राहक का अपॉइंटमेंट के बगैर बाल नहीं काटेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 स्टाफ होंगे। महाराष्ट्र हुकूमत के जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक हजाम की दुकान, सैलून और ब्यूटी पार्लर अपॉइंटमेंट के बगैर काम नहीं करेंगे। नाज़रीन, कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने इतवार के रोज़ कहा कि मुल्क के दिफाई और सलामती मामलात के बारे में कब बात करेंगे। इन्होंने कहा कि मुल्क की हिफाजत और सलामती की बात कब होगी। गांधी हुकूमत से मुसलसल सवाल पूछ रहे हैं और चीन का हिंदुस्तानी सरजमीन में दखल अंदाजी पर वज़ीर आज़म से जवाब तलब कर रहे हैं। कांग्रेस के चीफ तर्जुमान रणदीप सुरजेवाला ने भी हुकूमत को निशाना बनाते हुए कहा कि नेपाल ने भी अपनी फ़ौज को हिंदुस्तान की सरहद के साथ पहली बार तैनात किया है और ये सिर्फ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़ियादत में ही मुमकिन हुआ है। इन्होंने कहा कि अब नेपाल पहली बार फ़ौज को सरहद पर तैनात कर रखा है। अगर मोदी मौजूद हैं तो ये भी मुमकिन है। दरअसल सुरजेवाला ने ये बात बीजेपी के नारे मोदी है तो मुमकिन है पर तंज करते हुए कही है। नाज़रीन, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरपरस्त आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने डोमिसाइल कानून की शदीद मुखालिफत करते हुए कहा है कि यह कानून गैर जमहूरी और गैर आइनी है और क़ानून रियासती अवाम के मफादात में नहीं है। इन्होंने लद्दाख में हिंद चीन कशीदगी के हवाले से कहा कि बातचीत के ज़रिए तमाम मसाइल हल किए जा सकते हैं, ख्वाह वो हिंदुस्तान चीन और हिंदुस्तान पाकिस्तान के तनाज़ात हों, बातचीत के ज़रिए ही हल किए जा सकते हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने हल्के इंतखाब होमबुक के लार्म इलाके में मीडिया के साथ बातचीत के दौरान ये बातें कहीं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला यहाँ सीनियर लीडर व साबिक़ रुकन असम्बली अब्दुल मजीद लारमी की वालिदा के इंतकाल पर ताज़ियत कुर्सी के लिए गए हुए थे। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मंशियात के इस्तेमाल ने नौजवानों को तबाह कर दिया है, जबकि मुसलमान अपने मज़हब से दूर होते नज़र आ रहे हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का ये भी कहना था कि इनकी नज़रबंदी का कोई क़ानूनी जवाज़ नहीं था। नाज़रीन, हैदराबाद में फिर एक मरतबा लॉकडाउन नाफिज करने के लिए तेलंगाना हुकूमत गौर कर रही है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव इस सिलसिले में आइंदा 3-4 दिन में हतमी फ़ैसला लेने वाले हैं। अपनी सरकारी क़यामगाह पर गति भवन में एक आला सतह इजलास में वज़ीर आला ने अहदेदारों से ग्रेटर हैदराबाद में कोरोना वायरस के फैलाव की सूरत हाल का जायज़ा लिया।
इस मौके पर इन्होंने मशवरा किया कि हैदराबाद में फिर एक मरतबा लॉकडाउन नाफिज करने पर वायरस को काबू में लाया जा सकता है, जिस पर अहदेदारों ने लॉकडाउन नाफिज करने की सिफारिश की। बताया गया है कि लॉकडाउन 2 हफ्तों के लिए हो सकता है। वज़ीर आला ने कहा कि अगरचे कोरोना वायरस के कई मामला दर्ज किए जा रहे हैं, लेकिन परेशानी की कोई बात नहीं है, क्योंकि रियासती हुकूमत ने तमाम को मुनासिब तिबी इमदाद की फराहमी के इंतजामात कर रही है। इन्होंने कोविड-19 की मौजूदा सूरत हाल और हुक्काम की जानिब से इसको रोकने के इक़दामात, मरीजों का इलाज और मुस्तक़बिल की हिकमत अमली का भी जायज़ा लिया। नाज़रीन, कोरोना वायरस बहरान और चीन के साथ सरहद पर जारी तनाज़ा के दरमियान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इतवार के रोज़ कहा कि हिंदुस्तान ने हमेशा बहरानों को कामयाबी की सीढ़ियों में तब्दील किया है, आफात पर फतह हासिल की है और वो पहले से कहीं ज़्यादा निखर कर निकला है। माहाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात 2.0 के 13वीं एडिशन में वज़ीर-ए-आज़म ने उम्मीद जाहिर की है कि तमाम चैलेंजों के बावजूद मुल्क इस साल हदफ हासिल करेगा, नई परवाज़ भरेगा और नई बुलंदियों को छुएगा। इन्होंने ये भी कहा कि इससे क़त्ए नज़र के बहरान कितना बड़ा था, हिंदुस्तान ने मुश्किल वक्त में दुनिया की मदद की और दुनिया ने भी हिंदुस्तान के इस आलमी भाईचारे के जज्बे को महसूस किया है। मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान की तारीख आफात और चैलेंजों पर फतह हासिल करने से इबारत है। कोरोना आलमी वबा को पूरी इंसानियत पर एक बहरान करार देते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जब ये बहरान 6-7 माह कबल आया था तो किसी को भी मालूम नहीं था कि इसके खिलाफ जारी लड़ाई इतनी देर चलेगी। इन्होंने कहा कि ये बहरान बरकरार है, ऊपर से मुल्क में नए चैलेंजेस आ रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इन सब के दरमियान मुल्क इन चैलेंजों से भी निमट रहा है जो हमारे कुछ हमसाया ममालिक के ज़रिए पेश आ रहे हैं। इन्होंने कहा कि हिंदुस्तान ने हमेशा बहरानों को कामयाबियों में बदला है, हमें आज भी इसी जज्बे के साथ आगे बढ़ना है। नाज़रीन, बिहार इंतखाबात से कबल लोक जनशक्ति पार्टी LJP के कौमी सदर और जमुई से मेंबर पार्लियामेंट चिराग पासवान ने एक धमाका खेज़ बयान दिया है। इन्होंने अपनी पार्टी कारकुनों से कहा कि बिहार में इत्तेहाद की नौइयत बदल रही है और पार्टी कारकुनों को हर सूरत हाल के लिए तैयार रहना चाहिए। चिराग के बयान पर मुख्तलिफ जमातें अपना रद्द-ओ-अमल जाहिर कर रही हैं। राष्ट्रीय जनता दल RJD के तर्जुमान MJ तिवारी का कहना है कि बिहार NDA में इंतखाबात से कबल हंगामा बर्पा हो गया है। तिवारी ने कहा कि चिराग पासवान ने कल अपने कारकुनों से खिताब करते हुए इसके इशारे दिए हैं। वाज़ेह रहे कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पार्टी कारकुनों से खिताब के दौरान चिराग पासवान ने कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी को बिहार के इंतखाबात के लिए अपनी तैयारी पूरी रखनी चाहिए। इन्होंने कहा कि LJP को भी ज़रूरत पड़ने पर तन्हा इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। चिराग पासवान के इस बयान के साथ बिहार में आइंदा इंतखाबात से कबल एक बार फिर क़यास आराइयाँ शुरू हो गई हैं। चिराग के इस बयान पर RJD के तर्जुमान तिवारी ने कहा कि चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के मुतअद्दिद मौक़े पर काम करने के अंदाज पर सवाल उठाए हैं और बिहार हुकूमत को आईना दिखाया है। यही बात नीतीश कुमार को नागवार गुजर रही है, जिसकी वजह से LJP को NDA में अहमियत नहीं दी जा रही है। चिराग पासवान का गुस्सा फितरी है और अब NDA के घर में चिराग से ही आग लगनी है। नाज़रीन, महाराष्ट्र के वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने इतवार के रोज़ कहा है कि कोरोना वायरस से लड़ते हुए कामयाबी हासिल हो रही है, बहरान अभी ख़त्म नहीं हुआ है। इन्होंने आवाम से अपील की है कि वो क़वाइद पर अमल करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि लॉकडाउन दोबारा ना हो। आवाम से बात करते हुए ठाकरे ने कहा कि कोविड-19 के साथ जंग के दौरान एक तूफ़ान जैसा चैलेंज हमारे सामने आया। इन्होंने कहा है कि हमारी टीम अभी दौरे से वापस आई है और हम कह सकते हैं कि क्या हुआ काम काबिले इत्मीनान है। इन्होंने कहा है कि हुकूमत अवाम के साथ है। उद्धव ठाकरे ने रियासत के डॉक्टरों को यौम डॉक्टर की मुबारकबाद देते हुए कहा है कि डॉक्टर्स डे है और अब आपको मुबारकबाद दी जा रही है। आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं इसके लिए हम आपके मशकूर हैं। उद्धव ठाकरे ने वाज़ेह किया है कि हम सहूलियत आहिस्ता आहिस्ता खोलने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त लॉकडाउन को ख़त्म नहीं किया जाएगा। इन्होंने कहा कि हम ये काम आहिस्ता आहिस्ता कर रहे हैं क्योंकि बहरान अभी भी मौजूद है और सिर्फ काम शुरू करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन आप सबको उसूलों पर अमल करना होगा। उद्धव ठाकरे ने मजहबी तंजीमों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि आप सब ने हमारी बात मानी, लिहाजा आप सब का शुक्रिया। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि गणपति फेस्टिवल के लिए तमाम ग्रुपों में भी मुलाकात की और तमाम लोगों ने कहा है कि हुकूमत का फ़ैसला हमारे लिए कबूल होगा।
नाज़रीन, कांग्रेस ने कहा है कि चीन ने हिंदुस्तानी सरहद पर मुतअद्दिद पॉइंट पर कब्जा कर लिया है, लेकिन मोदी सरकार इस बारे में कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है और उठाए जाने वाले सवालों का जवाब नहीं देती है, जिससे वाज़ेह है कि हुकूमत राजीव गांधी फाउंडेशन का हवाला देकर इस मसले से लोगों की तवज्जो हटा रही है, क्योंकि इसके लिए कौमी सलामती का मामला अहम नहीं है। कांग्रेस के तर्जुमान अभिषेक मनु संघवी ने इतवार के रोज़ यहाँ एक खुसूसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि चीनी फौजियों की दखलंदाजी पर खामोशी अख्तियार करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने यह साबित कर दिया है कि चीन का हिंदुस्तानी सरजमीन पर कब्जा करना और कौमी सलामती का मामला इनके लिए अहम नहीं है, बल्कि इनके लिए अहमियत इस बात की है कि जो मैंने बोला है वही सच है। और दूसरा अहम मसला राजीव गांधी फाउंडेशन का है। इन्होंने कहा है कि कांग्रेस मुसलसल चीनी कब्जे से मुताल्लिक़ हक़ाइक़ के साथ हुकूमत से सवालात पूछ रही है, लेकिन हुकूमत इसका जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। मोदी इस बारे में कुछ कहने को तैयार नहीं है और वो सिर्फ इस बात पर कायम है कि चीन ने हिंदुस्तानी सरजमीन पर कब्जा नहीं किया है और ना ही वो हिंदुस्तानी सरहद में है। तर्जुमान ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी का चीन के साथ बहुत गहरा ताल्लुक़ है। बीजेपी सदर मुसलसल चीन का सफ़र करते रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, जब मोदी खुद गुजरात के वज़ीर आला थे, इन्होंने 4 बार चीन का दौरा किया और जब वो वज़ीर आज़म बने तो 5 बार चीन गए। इसके अलावा मोदी वज़ीर आज़म बनने के बाद 18 बार चीनी क़ियादत से मिल चुके हैं और अब वो कौमी सलामती के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और चीनी फ़ौज के ज़रिए हिंदुस्तानी ज़मीन पर कब्ज़े के बारे में कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। नाज़रीन, रवां साल फरवरी में शुमाल मशरक़ी दिल्ली में फ़िरक़ा वाराना तशद्दुद के दौरान 13 मजहबी मकामात को नुकसान पहुँचा था। पुलिस ने इन मामलात में 13 FIR दर्ज की है और मजमूई तौर पर 33 अफराद को गिरफ्तार किया है। तशद्दुद के दौरान दोनों फरीक के मजहबी मकामात को कम पेश नुकसान पहुँचा। दिल्ली पुलिस ने ये मालूमात वकील यूसुफ नकी के मालूमात के हक़ RTI के तहत दायर अलहदा दरख्वास्तों के जवाब में दी है, लेकिन इन गिरफ्तारियों से सवाल उठ रहे हैं कि एक ही कम्युनिटी पर कार्रवाई की जा रही है। शुमाल मशरक़ी दिल्ली में CA के ख़िलाफ़ मुज़ाहरे के सिलसिले में दर्ज FIR में भी गिरफ्तार अफराद के नाम मांगे गए, ताहम पुलिस ने किसी भी मुलजिम का नाम, इसकी मजहबी हैसियत और पता बताने से इनकार कर दिया है। इसमें कहा गया है कि CA की हिमायत और मुखालिफत में शुमाल मशरक़ी दिल्ली के मुख्तलिफ थानों में 193 FIR दर्ज की गई। इस सिलसिले में 373 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस और शुमाल मशरक़ी दिल्ली के पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर MA रिजवी के दस्तखतों के ज़रिए जारी करदा जवाब में कहा गया है कि फ़िरक़ा वाराना तशद्दुद के दौरान एक मखसूस कम्युनिटी के 11 मजहबी मकामात को नुकसान पहुँचा है। पुलिस ने इन वाक़यात के सिलसिले में 11 FIR दर्ज करके 31 अफराद को गिरफ्तार किया है। इनमें से 7 को ज़मानत मिल चुकी है। एक ही वक्त में 4 मुकदमात में चार्जशीट दायर की गई है। अहम बात यह है कि 23 फरवरी को इसी मुज़ाहरे में BJP के लीडर कपिल मिश्रा पर इश्तियालंगेज़ तकरीर करने का इल्ज़ाम है, जिसकी वीडियो खूब वायरल हुई है और इसी के बाद तशद्दुद भड़का है, लेकिन इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस ने मुलजिम के नाम और FIR की कॉपियाँ फ़िरक़ा वाराना तौर पर हसास होने की वजह बताई और इसके लिए RTI एक्ट 2005 की दफ़ा 8(1) AG, J और H का हवाला दिया। नाज़रीन इकराम, अब एक नज़र मुस्लिम दुनिया के हालात पर। इसराइली अलहाक़ के मंसूबे के ख़िलाफ़ सैकड़ों फ़लस्तीनी शहरियों ने रफ़ा गज़ा की जनूबी पट्टी में इंसानी जंजीर बनाई। मज़ाहिरीन ने फ़लस्तीनी झंडे लहराए और अलहाक़ के मुखालिफ कदबे उठा रखे थे और इन्होंने इस बात की तायीद की कि मग़रिबी किनारा और वादी उर्दन फ़लस्तीनी सरज़मीन है। इसराइल आइंदा जुलाई तक मग़रिबी किनारे और वादी उर्दन को अपने साथ मिलाने का इरादा रखता है, जिससे ख़ित्ते में 2 रियासती हल के मंसूबे को नुकसान पहुँचेगा। महक़क़ीन के मुताबिक मक़बूज़ा मग़रिबी किनारे के 30% से ज़्यादा इलाक़े को शामिल किया जाएगा। नाज़रीन, G20 के वज़राए तालीम ने ऑनलाइन इजलास मुनक़्क़द किया है, जिसमें कोरोना वायरस के असरात को कम करने के इक़दामात पर तबादले ख़याल किया गया। अरब न्यूज़ के मुताबिक सऊदी वज़ीर तालीम डॉक्टर हमाद बिन मोहम्मद अल शेख ने इजलास में बताया है कि वबाई मर्ज़ के नतीजे में कई ममालिक में मुख्तलिफ फ़ासलाती तालीम, ई-लर्निंग और दूसरे डिजिटल तालीम के साथ साथ तरक्की और पेशरफ़्त देखी जा रही है।
ڈاکٹر حماد نے مزید کہا، ہم نئے تعلیمی ضوابط کے ساتھ ساتھ تعلیم کے مناسب طریقوں اور ہدایات تک رسائی حاصل کر کے سب کے لیے تعلیم کے تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے حکومتی اور نجی کوششوں کی بھرپور حمایت کرتے ہیں۔ مستقبل میں تعلیم کے میدان میں امکانی رکاوٹوں کے حل کے لیے زیادہ مؤثر طریقے سے کام کرنے کا عہد کرتے ہیں۔ اس کی تیاری کے لیے تعلیمی نظام میں لچک پیدا کرنے اور تدریسی طریقہ کار کو بہتر بنانے کے لیے زیادہ جدید طریقہ کار اپنائیں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم ایجوکیشن ورکنگ گروپ کے اندر بات چیت جاری رکھنے کا بھی عہد کرتے ہیں تاکہ بحرانوں سے تعلیم اور مختلف ممالک کے رد و عمل اور اثرات کے بارے میں اپنی اجتماعی صلاحیتوں کو بڑھایا جا سکے۔ ناظرین، پاکستان میں متحدہ اپوزیشن نے وفاقی حکومت کی جانب سے پیش کردہ بجٹ کو مسترد کرتے ہوئے اس کے خلاف مشترکہ قرارداد منظور کر لی ہے۔ اتوار کو اپوزیشن جماعتوں کا مشترکہ اجلاس سندھ ہاؤس میں ہوا، جس کے بعد مشترکہ پریس کانفرنس میں اپوزیشن رہنماؤں کا کہنا تھا کہ وفاقی بجٹ 21-2020 پاکستان کو درپیش تمام چیلنجز سے نمٹنے میں ہر لحاظ سے ناکام ہے، جن میں کورونا کی عالمی وبا، بدترین افراط زر و مہنگائی، بے روزگاری کا سمندر، تباہ حال صنعت، دم توڑتی زراعت، ٹڈی دل کے مہلک حملے اور عالمی معاشی زلزلے جیسے سنگین مسائل شامل ہیں۔ اپوزیشن جماعتوں نے اپنے مشترکہ بیان میں کہا ہے کہ عمران خان کی حکومت ہر موقع بالخصوص ایک ایسے مرحلے پر پاکستانیوں کو ریلیف فراہم کرنے میں مکمل ناکام ہوئی ہے جب انہیں مدد کی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ یہ بجٹ پاکستانی عوام کی زندگیوں، معاشی مستقبل اور روزگار کا تحفظ نہیں کر سکتا۔ اجلاس میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری، مسلم لیگ کے رہنما خواجہ آصف، رہنما جماعت اسلامی میاں محمد اسلم، جمعیت العلماء اسلام فے کے رہنما اکرم درانی سمیت اپوزیشن رہنماؤں نے شرکت کی۔ اپوزیشن نے بجٹ کو مسترد کرنے کی وجوہات بتاتے ہوئے کہا کہ کورونا وبا کے باعث پاکستان سنگین معاشی اور سماجی بحران سے دوچار ہے۔ بجٹ میں ڈاکٹروں اور طبی عملے کو تحفظ فراہم نہیں کیا گیا، نہ ہی نئے اسپتالوں کی تعمیر، وینٹیلیٹرز یا آکسیجن سے متعلق کوئی اضافی رقم مختص کی گئی ہے۔ ناظرین اکرام، اب آخر میں عالمی سطح پر پیش آنے والے اہم واقعات پر مختصر روشنی ڈالتے ہیں۔ امریکہ کی ریاست کینٹکی کے شہر لوئیویل میں سیاہ فام خاتون کی پولیس فائرنگ سے ہلاکت کے خلاف احتجاج کرنے والوں کے مظاہرے میں فائرنگ ہوئی ہے۔ پولیس نے فائرنگ سے ایک شخص کے ہلاک ہونے کی تصدیق کی ہے۔ امریکی خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس کی رپورٹ کے مطابق لوئیویل میں مظاہرین سیاہ فام خاتون بریونا ٹیلر کی 3 ماہ قبل ان کے گھر کے اندر پولیس کی فائرنگ سے ہلاکت کے خلاف احتجاج کر رہے تھے۔ لوئیویل میٹرو پولیس کا کہنا تھا کہ جیفرسن اسکوائر پارک میں رات کے 9 بجے فائرنگ کا واقعہ پیش آیا۔ پولیس نے ایک آدمی کے موقع پر ہلاک ہونے کی تصدیق کی۔ بعد ازاں پولیس کو قریب ہی ایک اور شخص کو زخمی کیے جانے کی بھی اطلاع ملی، جس کو اسپتال منتقل کیا گیا۔ حکام نے مذکورہ شخص کی حالت خطرے سے باہر بتائی ہے۔ فائرنگ کے واقعے کے حوالے سے سوشل میڈیا پر ویڈیو بھی وائرل ہوئی ہے، جس میں نظر آ رہا ہے کہ ایک شخص فائرنگ کر رہا ہے جبکہ پارک میں موجود مظاہرین چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ واقعے کے بعد انتظامیہ نے پارک کو خالی کرا لیا۔ دوسری جانب پولیس نے ایک بیان میں کہا ہے کہ واقعے سے متعلق زیادہ سے زیادہ معلومات جمع کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ناظرین، رائے عامہ کے نئے جائزوں کے مطابق صدر ٹرمپ کے مقابلے میں ڈیموکریٹک پارٹی کے صدارتی امیدوار جو بائیڈن کو معمر افراد کی زیادہ حمایت حاصل ہے۔ حالانکہ پچھلے صدارتی انتخاب میں بڑی عمر کے لوگوں کے ووٹوں سے ریپبلکن پارٹی کو فتح حاصل ہوئی تھی۔ مئی میں صدر ٹرمپ نے اعلان کیا تھا کہ وہ انسولین کی قیمتیں بڑھنے سے روک رہے ہیں۔ اس اعلان کا مقصد معمر افراد کو خوش کرنا تھا۔ ٹرمپ نے کہا تھا کہ اس منصوبے میں شامل ہونے والوں کو $35 ماہانہ میں انسولین کی تمام خوراکیں ملا کریں گی۔ امریکہ کی بعض ریاستوں میں کانٹے کا مقابلہ ہوتا ہے۔ ان میں فلوریڈا اور ایریزونا کی ریاستیں شامل ہیں۔ یہاں پر سینئرز کی تعداد بھی کافی ہے۔ ماضی میں یہ ووٹرز ٹرمپ کی پالیسیوں کو پسند کرتے تھے۔ رائے عامہ کے جائزوں کے مطابق اب ایسا نظر نہیں آ رہا۔ شہری نظم و نسق میں گڑبڑ، نسلی ناانصافیوں کے اوپر تلے واقعات اور کورونا وائرس کی وبا نے رائے عامہ کو کافی تبدیل کیا ہے۔
अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक साइना कॉलेज की जानिब से मुअम्मर अफराद से लिए गए एक जायजे में ट्रंप को बाइडन के मुकाबले में जुज़ई सिफ़त हासिल थी, जबकि 2 और जायज़ों में बाइडन को 8 पॉइंट्स की बरतरी हासिल थी। व्हाइट हाउस इन जायज़ों को गुमराहकुन करार देता है। नाज़रीन, अमरीकी वज़ीर दिफ़ा मार्क एस्पर पीर के रोज़ सदर ट्रंप को जर्मनी से अमरीकी अफवाज निकालने से मुताल्लिक़ तजावीज़ पेश करने जा रहे हैं। सदर ट्रंप ने 2 हफ्ते पहले ही ऐलान किया था कि इन्होंने जर्मनी में दहाइयों से तैनात अमरीकी अफवाज में कमी करने का फैसला किया है। अमरीकी महकमा दिफा पेंटागन के मुताबिक जर्मनी में अमेरिका के कोई 35,000 फ़ौजी तैनात है। ख्याल है कि हुक्काम इनमें से 9,500 फ़ौजी निकालने के हक़ में हैं। इनमें से कुछ वापस अमेरिका जाएंगे, जबकि बाकियों को रूस के मद्दे मुकाबिल पोलैंड जैसे मशरक़ी यूरोपीय ममालिक में तैनात किया जा सकता है। जर्मनी यूरोप में अमेरिका का बड़ा इत्तेहाद रहा है, लेकिन सदर ट्रंप के दौर में दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में सर्द महरी बढ़ी है। सदर ट्रंप का जर्मन चांसलर एंगेला मेर्केल पर दबाव था कि वो नेटो के अखराजात उठाने में जर्मनी का हिस्सा बढ़ाएं। ट्रंप जर्मनी से इस बात पर भी खफा है कि इसने तवानाई के मंसूबों में अमेरिकी कंपनियों की बजाय रूस के साथ ज़ेर समंदर गैस पाइपलाइन के मंसूबे को तरजीह दी। सदर ट्रंप के मुताबिक जर्मनी को अपनी मर्जी चलाने पर साजिश की ज़रूरत थी, जिसका इजहार इन्होंने 15 जून को अमेरिकी फ़ौजियों के इनखला के ऐलान से किया है। नाज़रीन इकराम, देश और दुनिया की खबरों में बस इतना ही। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। ताज़ा तरीन अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसी के साथ हर वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। देश और दुनिया की खबरें तफसील से पढ़ने के लिए इसके अलावा मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मज़ामीन और हालात हाज़िरा पर तज़िया का मुताला करने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.basiratonline.com पर तशरीफ़ लाएँ और अपनी दिलचस्पी के मौज़ूआत से इस्तिफ़ादा करें। फेसबुक पर ताज़ा तरीन खबरें और बसरत ऑनलाइन की अपडेट से वाकिफ़ रहने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज बसरत ऑनलाइन को लाइक ज़रूर करें। नाज़रीन, इसी के साथ आप अपनी मेज़बान एहसास नायब को दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।